मेरा नाम अंकित है और मैं एक पढ़ा लिखा और समझदार युवक था। मेरे माता पिता ने मुझे कड़ी मेहनत और अपने त्याग से इस काबिल बनाया कि मैं अच्छी शिक्षा हासिल कर सका। आजकल मैं बच्चों को घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने में व्यस्त रहता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा आवारागर्दी में गुजर गया था। मेरे माता पिता हमेशा चाहते थे कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, मगर उस समय मुझे दोस्तों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। बचपन से लेकर कॉलेज तक मैंने पढ़ाई में काफी ध्यान दिया, लेकिन जब नए दोस्तों से मुलाकात हुई तो मैं उनकी आदतों में खो गया। वे लोग बिगड़े हुए थे और उनकी संगत में मैंने भी सही गलत का भान खो दिया। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, उनकी सारी उम्मीदें मुझसे ही थीं। मेरी दो बहनों की शादी हो चुकी थी और मैं 30 साल का हो गया था। हम एक आरामदायक जिंदगी जी रहे थे, पर अचानक हमारे घर में मुश्किलों ने दस्तक दे दी। मेरे पापा फैक्ट्री में काम करते थे, उनकी आमदनी अच्छी थी और उन्हीं की कमाई से बहनों की शादी भी हुई थी। वे मुझसे कहते थे कि अब मुझे भी नौकरी करके उनका सहारा बनना चाहिए, लेकिन उस वक्त मेरे मन में नौकरी को लेकर कोई उत्साह नहीं था। एक दिन फैक्ट्री में काम करते समय पापा का एक हाथ गंभीर रूप से चोटिल हो गया और फिर वह लाचार होकर घर बैठने पर मजबूर हो गए। उनके इलाज में जो भी जमा पूंजी थी, सब खत्म हो गई। इस घटना ने मुझे झकझोर कर रख दिया और मुझे यह एहसास हुआ कि अब मुझे अपने घर की जिम्मेदारियों को समझना होगा। पापा के लाचार हो जाने के बाद हमारे घर की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ने लगी। जितनी भी जमा पूंजी थी, वह पापा के इलाज में खर्च हो चुकी थी। एक दिन जब मैं दोस्तों के साथ घूम कर लौटा और माँ से खाना मांगा, तो माँ ने खाली बर्तन मेरे सामने रख दिए और रोते हुए बोली, बेटा, घर में अब राशन खत्म हो चुका है। तुम्हारे पापा बीमार हैं, उनके लिए थोड़ी सी खाने की व्यवस्था की है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो बाहर से कुछ खा सकते हो। मैं तो सुबह से भूखी हूँ। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे समझ में आया कि पापा ने अपनी मेहनत से हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी थी। उसी दिन मैंने यह ठान लिया कि अब आवारागर्दी छोड़कर मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूंगा। मैंने नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन कहीं स्थायी नौकरी नहीं मिल पाई। कुछ समय के लिए सेल्स बॉय का काम किया, पर वहां भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। आखिरकार मैंने बच्चों को घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने का फैसला किया। मेरी गणित अच्छी थी, तो मैंने गणित पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और मेरे पास कुछ छात्रों की क्लास लगने लगी। मेरी मेहनत और बदलाव देखकर माता पिता खुश हुए और इस तरह मैंने अपने परिवार को सहारा देना शुरू किया। मैं हर बच्चे को एक एक घंटे की ट्यूशन दिया करता था, लेकिन मुझे और भी ट्यूशन्स की जरूरत थी ताकि घर के हालात को बेहतर बना सकूं। अब मैंने अपने पुराने आवारा दोस्तों का साथ भी छोड़ दिया था, क्योंकि अपने परिवार की बिगड़ती हालत देखना मेरे लिए असहनीय था। मेहनत से कमाए हुए पैसे मैं अपनी माँ के हाथ पर रख देता था और वो घर की हर जरूरत का ख्याल रखने लगी। मेरे मम्मी पापा को मुझ में आए इस बदलाव ने बहुत खुश कर दिया था। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, अब हमें लगता है कि तुम हमारे ही बेटे हो। जब मेरी बहनें कभी कभी घर आती, तो वो भी मेरी मेहनत को देखकर बहुत खुश होती और कहती, अंकित, पापा का सहारा बनकर तुमने बहुत अच्छा किया है। मैं उन्हें भरोसा दिलाता कि अब मैं खूब मेहनत करूंगा और घर की हालत को फिर से ठीक कर दूंगा। मेरी ट्यूशन्स लगातार जारी थीं और एक दिन मुझे एक नए नंबर से कॉल आई। कॉल पर एक महिला थीं, जिन्होंने अपनी 12 साल की बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहा। मैंने सहर्ष हाँ कर दी और अगले दिन से उनके घर जाने का समय तय कर लिया। अगले दिन सुबह से मौसम बहुत खराब था, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने सोचा कि बारिश थमे तब जाऊंगा, लेकिन बारिश लगातार जारी रही।
आखिरकार बारिश थोड़ी हल्की हुई तो मैं अपनी बाइक पर निकल पड़ा। ठंडी हवा और हल्की बूंदाबांदी का एहसास मुझे ताजगी दे रहा था और मैं उस पते पर पहुंच गया जो उन्होंने दिया था। बारिश में पूरी तरह भीगने के बावजूद मेरे मन में बस एक ही बात थी, ये काम मेरे और मेरे परिवार के लिए जरूरी है। मैंने दरवाजा खटखटाया और 3-4 बार के बाद दरवाजा खुला। दरवाजे पर खड़ी महिला को देखकर मेरी नजरें जैसे थम गईं। वो बेहद खूबसूरत थीं। उनकी ओर देखता ही रह गया और उनकी आवाज सुनकर मैं अचानक होश में आया और थोड़ा शर्मिंदा हो गया। उन्होंने पूछा, कौन है आप? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, जी, कल आपने ट्यूशन के लिए कॉल की थी। उन्होंने मुझे अंदर आने का इशारा किया। न जाने क्यों उनके सामने खड़े होकर मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। भीगे कपड़े देखकर उन्होंने कहा, आप तो बहुत भीग गए हैं। मैंने जवाब दिया, मैं समय का पाबंद हूँ, बारिश कम हुई तो निकल पड़ा, लेकिन खुद को भीगने से नहीं बचा सका। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे अंदर बुलाया और अपनी 12 साल की बेटी निकिता से मिलवाया। उन्होंने बताया कि निकिता का हाल ही में स्कूल में दाखिला हुआ है और वो चाहती हैं कि वो पढ़ाई में अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने पूछा, आम तौर पर बच्चे 3 से 4 साल की उम्र से ही स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। निकिता का दाखिला इतने समय बाद क्यों हुआ? इस पर उन्होंने बताया, दरअसल निकिता की तबीयत बचपन में ठीक नहीं रहती थी, इसी वजह से उसका दाखिला कराने में देरी हो गई। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपने थोड़ा वक्त नहीं बल्कि काफी ज्यादा वक्त लगा दिया है, क्योंकि आम तौर पर 12 साल का बच्चा चौथी या 5वीं कक्षा में होता है। मेरी बात सुनकर उन्होंने सिर झुका लिया, जैसे इस बात से कुछ असहज हों। फिर निकिता के एडमिशन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल वालों ने पहले तो इतनी बड़ी उम्र के बच्चे को छोटी क्लास में लेने से मना कर दिया था, लेकिन आखिरकार किसी तरह उसका पहली कक्षा में दाखिला हो पाया था। उन्होंने बताया कि निकिता की तबीयत बचपन से ही नाजुक थी, इसलिए उन्होंने स्कूल में दाखिला करवाने में समय लिया। मैंने निकिता को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन इस घर के वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी। इस घर में निकिता और उसकी माँ के अलावा कोई और नहीं दिखता था। जब भी मैं निकिता को पढ़ाने में व्यस्त होता, मेरी नजरें न चाहते हुए भी उसकी माँ को ढूंढती रहतीं। वो हमारे आसपास ही मंडराती रहतीं, और जैसे ही मेरी निगाह उन पर जाती, वो मुस्कुराकर जल्दी से दूसरे कमरे में चली जातीं। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और उनकी एक सहेली आई। मुझे लगा कि वो उनके कुछ घरेलू कामों में हाथ बंटाने आई होंगी। उस दिन ट्यूशन खत्म करके जब मैं अपने घर लौट रहा था, तो मेरा दिमाग अजीब से ख्यालों में डूबा हुआ था। अगले दिन फिर मैं तय समय से कुछ पहले ही वहां पहुंच गया। दरवाजा पहले से खुला था और उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराकर स्वागत किया। उस दिन निकिता घर पर नहीं थी और उनकी माँ ने मुझे अंदर बैठने का इशारा किया। चाय बनवाने के लिए उन्होंने नौकरानी को आवाज दी और फिर खुद भी मेरे पास बैठ गईं। बातचीत में मैंने जाना कि उनके पति ज्यादातर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं और अक्सर देर रात ही घर लौटते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो अपने अकेलेपन से घबराई हुई हों। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मैं उनके साथ सहज महसूस करने लगा, लेकिन मेरा मन कहीं ना कहीं ये सवाल पूछता कि आखिर ये कैसा रिश्ता बन रहा है। मैं अपने मन को समझाता कि शायद ये सिर्फ एक दोस्ताना जुड़ाव है, लेकिन उनके चेहरे पर कभी कभी जो अजीब सी गंभीरता झलकती, वो मुझे सोचने पर मजबूर कर देती। अब मेरी हर ट्यूशन एक नए अनुभव की तरह थी। मैं शर्मिंदा हो गया और धीरे से बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अक्सर दिन में घर पर औरतें ही होती हैं। मैंने बात को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नजरों से मुझे देखती रही। फिर उसने पूछा,
तुमने चाय नहीं पी? मैंने सिर झुकाकर इनकार किया और कहा, मैं भूल गया था। उसने फिर से मुझे बैठने का इशारा किया, लेकिन मैं नहीं बैठा। झुककर टेबल से चाय का कप उठाया और मुंह से लगा लिया। चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन मैंने जल्दी से पीकर कप को टेबल पर रख दिया और थैंक यू कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने मुझे रोकते हुए कहा, आज रात का खाना हमारे साथ खाओ। यह सुनकर मैं चौंक गया। मैंने मना किया, नहीं, खाने की कोई जरूरत नहीं। उसने कहा, आज हमारी निकिता का बर्थडे है। तुम हमेशा उसकी तारीफ करते हो, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। क्या तुम अपनी स्टूडेंट की बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं हो सकते? उसकी बातों ने मुझे घबराहट में डाल दिया। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने फिर से कहा, क्या अपनी स्टूडेंट की खातिर भी तुम नहीं आ सकते, तो मैं खामोश हो गया। अंत में उसकी जिद के आगे मुझे हाँ कहना पड़ा। मैंने अपनी सारी ट्यूशन खत्म की और डॉक्टर से दवाई लेकर मनीषा के घर पहुंचा। मैंने सोचा कि वहां बहुत सारे मेहमान होंगे, लेकिन घर में केवल वही तीनों नजर आईं। मैंने मनीषा और निकिता के साथ मिलकर खाना खाया और निकिता को गिफ्ट दिया। वह अपने कमरे में चली गई और मनीषा ने मुझे हॉल में बुलाया। हॉल में सोफे पर बैठकर हम बातें करने लगे। आज वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने कहा, मुझे लोगों का आना जाना अच्छा लगता है। घर में अकेले रहना बहुत बुरा लगता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मेरे मन में यह सवाल था कि उसका पति कहाँ था, लेकिन मैंने नहीं पूछा। रात के 11 बज गए और मुझे घर वापस जाना था। मैंने उसे गुड नाइट कहा और घर की ओर चल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा, मेरी माँ चिंतित थी। उसने पूछा, बेटा, आज तुम कहाँ चले गए थे? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा, मैं अपनी एक स्टूडेंट की बर्थडे पार्टी में गया था। कमरे में जाकर जब मैंने कपड़े बदले और बिस्तर पर लेटा, तो मनीषा की हंसी और बातें मेरे दिमाग में घूमने लगीं। उसके मुस्कुराते चेहरे की छवि मेरे मन में बसी हुई थी। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या उसे भी मेरे बारे में कोई ख्याल आया है। यह सोचते सोचते मुझे एक अजीब सी गुदगुदी महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मनीषा भी मुझ में दिलचस्पी रखती है, वरना वह मुझे अपने पति के घर आने के समय पर इस तरह इनवाइट नहीं करती। मैं मनीषा के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। मेरी माँ आजकल मेरे लिए रिश्ते तलाश रही थीं, क्योंकि वह चाहती थीं कि मेरी भी शादी हो जाए। अब मैं कमाने लगा था और घर की जिम्मेदारियों को समझने लगा था। मम्मी ने मेरे लिए लड़कियां देखी थीं, लेकिन अब तक कोई भी लड़की उन्हें पसंद नहीं आई थी, इसलिए मेरा रिश्ता फाइनल नहीं हो पाया था। मुझे तो मनीषा अच्छी लगने लगी थी, लेकिन उसके साथ शादी संभव नहीं थी। हर रोज 1 घंटे का समय मेरा उसके घर पर गुजरता था। इस दौरान निकिता को पढ़ाने के साथ साथ मेरी उससे अच्छी बातचीत भी हो जाती थी। मैंने नोटिस किया था कि जब मैं उसकी बेटी को पढ़ाने में बिजी होता था, तो मनीषा मुझे अजीब सी नजरों से देखती थी। धीरे धीरे मेरी मेघा के साथ दोस्ती हो गई थी और हमारी झिझक पूरी तरह से खत्म हो गई थी। मैं अपनी हर बात उसके साथ साझा करने लगा था और वह भी अपनी हर बात मुझसे शेयर करने लगी थी। एक दिन जब मैं निकिता को पढ़ाने गया था, मैंने देखा कि मनीषा घर में इधर-उधर टहल रही थी। जब मैंने नौकरानी से उसके बारे में पूछा, तो उसने बताया कि मनीषा अपने कमरे में आराम कर रही है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर मैंने निकिता को पढ़ने के लिए कहा और खुद मनीषा के कमरे में चला आया। उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि वह बीमार थी। जब मैंने कमरे में कदम रखा, तो वह उठकर बैठ गई और मुझे बैठने का इशारा किया। मैंने पूछा, क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? वह बोली, नहीं, बस थोड़ा बुखार हो गया है।
मैंने कहा। लेकिन आपके चेहरे से तो यही लगता है कि आप बहुत निढाल हैं। आपने दवाई लिया नहीं? उसने कहा। नहीं, दवाई की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा, ऐसे कैसे दवाई की जरूरत नहीं है? आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वह बोली। हाँ, चली जाऊंगी। मैंने गुस्से में कहा, क्या आपके पति ने भी आपसे दवाई लेने के लिए नहीं कहा? उन्हें तो आपको कल रात ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। मेरी बात सुनकर वह अजीब से रिएक्शन देने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह डबडबाई आंखों से मेरी तरफ देखकर बोली, मैं कैसे अपने पति से कुछ कहूं? अब वह मुझसे बहुत दूर जा चुका है। उसकी इस बात पर मैंने सवाल किया, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसी भी क्या बात हो गई? उसने कहा, दरअसल मैंने तुम्हें अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में अब तक कुछ नहीं बताया। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए आज मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ। यह कहते हुए उसने थके हुए अंदाज में अपना सिर बिस्तर से टेक लिया और कहना शुरू किया, मैं एक विधवा औरत हूँ और इस घर में अकेली रहती हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे एक जोरदार झटका लगा। मैंने कहा, आप विधवा हैं? लेकिन आपने तो कहा था कि आपके पति रात को देर से घर आते हैं। वह बोली, हाँ, मैंने ऐसे ही कहा था। पहले मैं अकेली रहती थी, लेकिन अब मेरे साथ मेरी नौकरानी रहती है। मैंने पूछा, क्या आपकी नौकरानी की भी कोई बेटी है? वह बोली, अरे नहीं, निकिता मेरी बेटी नहीं है। निकिता मेरी नौकरानी की बेटी है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जब मैं यहाँ पहली बार आया था, तो उसने मुझसे यही कहा था कि निकिता उसकी बेटी है। मनीषा ने बताया कि निकिता उसकी बेटी नहीं है। वह जब यहाँ आई थी, तो पूरी तरह से अकेली थी। उसे किसी के साथ की जरूरत थी, इसलिए उसने इस नौकरानी को रख लिया। उसकी नौकरानी अपने साथ अपनी बेटी को लेकर आई थी। वो गरीब थी, इसलिए उसने अपनी नौकरानी की बेटी को पढ़ाने का फैसला किया। मनीषा ने कहा, मेरे लिए कोई ट्यूटर रखने की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हें रख लिया। मगर मेरी फैमिली का कोई भी अपना नहीं था। नौकरानी और उसकी बेटी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे उनकी कंपनी से दिल लगा रहता था, लेकिन फिर भी मैं ज्यादातर अपनी पढ़ाई में बिजी रहती थी। मनीषा की बातें सुनकर मैंने उससे पूछा, आखिर ऐसी भी क्या बात है जो आपको इस तरह झूठ बोलना पड़ा? उसने कहा, दरअसल मैं गरीब परिवार की लड़की थी। मेरे पापा स्कूल के वॉचमैन थे और मम्मी एक बड़े बंगले में नौकरानी का काम करती थीं। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए आसपास के लड़कों की नज़र मुझ पर रहती थी। मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं, बस हमेशा घर में छुपा कर रखा। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मैं अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती थी। मेरी दो छोटी बहनें थीं, जो कोई खास खूबसूरत नहीं थीं, इसलिए मम्मी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरे ऊपर मम्मी हमेशा खास ध्यान रखती थीं। मैं खुद भी अपनी खूबसूरती का एहसास करती थी, इसलिए तरह तरह के घरेलू उपाय करती थी। फिर उसने कहा, जब मेरी उम्र 20 साल हो गई, तो मेरी मम्मी मुझे एक बड़े बंगले में ले गई, जहां मालिक के बेटे की शादी हो रही थी। वहां पर जाना मेरे लिए किस्मत का बदलाव साबित हुआ। रात को जब मेहमान आए, तो एक लड़के ने मुझे पसंद कर लिया। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा और फिर रात को किचन में छुप गई। अगली सुबह उस लड़के ने अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेज दिया, लेकिन मेरे माता पिता ने साफ इनकार कर दिया। वह बोली, उसकी ईगो को चोट लगी, इसलिए उसने मुझे किडनैप करवा लिया। मुझे एक रिजॉर्ट में ले गया और कई दिनों तक वहां पर मेरी इज्जत के साथ खेलता रहा। एक दिन मुझे पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया। उसने मुझसे शादी नहीं की और न ही मुझे छोड़ दिया। उसने तिजोरी में लाखों रुपए रखकर मुझे कहा कि ये तुम्हारे इस्तेमाल के लिए हैं। उसने कहा, जब उसकी मौत हुई तो मुझे बहुत सुकून मिला।
मैंने तिजोरी में रखे सारे पैसे एक बैग में भरकर अपने घर जाने के लिए निकल गई। जब मैं अपने घर पहुंची तो देखा कि घर में ताला लगा हुआ था। मुझे पता चला कि मेरे माता पिता की बदनामी हुई थी, इसलिए वे दूसरे मोहल्ले में चले गए थे। मनीषा ने बताया, जब मैंने अपने माता पिता के पास जाकर दरवाजा बजाया तो माँ ने मुझे अंदर आने से मना कर दिया। वह कहने लगीं कि मैं यहाँ से चली जाऊं क्योंकि मैंने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वह बोली, मेरे पास पैसे थे लेकिन मैंने घर नहीं लौटना चाहा। मैंने यह घर किराए पर लिया और लोगों को बताया कि मैं एक विधवा औरत हूँ। मैंने अपनी पहचान छुपाई और निकिता को स्कूल में एडमिशन दिलवाया क्योंकि मैं चाहती थी कि उसका पढ़ाई का सपना पूरा हो। उसकी कहानी सुनकर मैं एक अजीब दर्द महसूस कर रहा था। उसके साथ बीते समय की कठोरता और उसके अकेलेपन ने मेरे दिल को छू लिया। मैं खामोशी से वहां से निकल आया, लेकिन उसकी बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। उसकी चेहरे की ताजगी और आंखों की मस्ती ने मुझे दीवाना कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी आत्मा भी जख्मी है। कुछ दिनों तक मैंने उसके घर जाकर उसकी नौकरानी की बेटी को ट्यूशन पढ़ाने से मना कर दिया। मेरी मम्मी, जो मेरे लिए रिश्ते तलाश रही थीं, को बहाने से मेघा के घर ले गया। मेघा ने मम्मी का अच्छे से स्वागत किया, लेकिन वह मुझसे नाराज थी कि मैंने उसे देखना क्यों बंद कर दिया। जब मैंने मम्मी को बताया कि मनीषा अकेली है और उसके कोई रिश्तेदार नहीं हैं, तो मम्मी थोड़ी सोच में पड़ गईं। मम्मी को पता था कि मेघा मुझसे उम्र में 4 साल बड़ी है, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और मनीषा भी इस प्रस्ताव से खुश थी। हमने शादी कर ली और वह मेरे घर आ गई। कई साल बीत गए, हम दोनों अब खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। मैं अब भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, खासकर निकिता को, जिसे मैंने अपनी जिम्मेदारी पर फ्री ट्यूशन दिया। निकिता अब जवान हो गई है और हम दोनों पति पत्नी के पास 2 बच्चे भी हैं। मेघा के माता पिता ने उसके साथ गलत किया, लेकिन अगर उन्होंने उसे उस लड़के से शादी करने दिया होता तो शायद वह आज मेरी पत्नी नहीं होती। सच यह है कि किस्मत के खेल में जो ऊपर वाले ने हमारे लिए लिखा है वही हमें मिलता है। किस्मत से बढ़कर इंसान कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हमें ऊपर वाले की मर्जी को स्वीकार करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना न भूलें ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले।